Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. Let's begin. देखिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक इडियम से सी रेड। तो यहाँ पर एक आर्टिकल था, उसका यहाँ पे जो हेडिंग है ये है ग्रीन्स सी रेड ओवर बंगाल मिनिस्टर्स कमेंट ऑन वेटलैंड्स। तो बेसिकली बंगाल में एक गवर्नमेंट मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो कोलकाता के ईस्ट कोलकाता के जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पर लीगलाइज कर देंगे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को। तो उससे ग्रीन्स, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन्स है ये इसका मीनिंग है एनवायरमेंटलिस्ट, जो कहते हैं ना कि जो कहते हैं गो ग्रीन वगैरह, तो ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन्स वर्ड से उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये लिखने का भी तरीका अच्छा है कि ग्रीन्स सी रेड। सी रेड का मतलब होता है गुस्सा आना, बी एंग्री। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको तो बड़ा गुस्सा आया कि बंगाल के मिनिस्टर ने ऐसी बात क्यों कह दी कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं ईस्ट कोलकाता के वेटलैंड्स में उनको लीगलाइज कर दिया जाए, क्योंकि उससे पर्यावरण को इन द लॉन्ग रन नुकसान होगा। ठीक है, सो सेंटेंस में और देखते हैं सी रेड को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सम लिबरल अमेरिकन्स आर सीइंग रेड। अब देखो आर सीइंग रेड कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। Some liberal Americans are seeing red over Trump's decision to ban immigrants from entering the United States. तो अमेरिका में आपको पता है लिबरल माइंडेड के लोग भी हैं, कंजर्वेटिव माइंड के लोग भी हैं। लिबरल मतलब खुले विचार वाले लोग, तो उनको तो ये बड़ा बुरा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को बैन कर दिया है यूएसए से। ठीक है, सो दे आर सीइंग रेड, उनको गुस्सा आ रहा है। और दूसरा सेंटेंस ये भी हो सकता है Some right-wing Europeans are seeing red because of rising wave of refugees entering their native lands. तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है, आपको पता है यूरोप में बहुत ही बड़ा एक इन्फ्लक्स है रेफ्यूजीज़ का, बहुत ही बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वो आ रहे हैं। और उसी की वजह से जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो नेटिव वहाँ के जो लोग हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, लग रहा है कि दे आर सीइंग रेड, क्योंकि उनको लग रहा है कि बाहर के लोग हमारे देश में ऐसे ही घुसे जा रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही। सो याद रखिएगा सी रेड का मतलब होता है गुस्सा आना, और हम इसको सीइंग रेड रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगला शब्द है जीनोफोबिया। इसका अर्थ होता है कि कोई जो आपसे अलग हो, मतलब स्ट्रेंज हो आपसे, मतलब आप उसको जानते नहीं हो, आप उससे फेमिलियर नहीं हो। बेसिकली एक फॉरेनर सीधी सी बात है, आपसे अलग होगा, अलग देश से आया है, उसकी लुक्स अलग होगी, बात करने का तरीका अलग होगा, और ये सब चीज़ें काफ़ी अलग होंगी। इन सब चीज़ों से नफ़रत करना और थोड़ा डर के रहना, इसको कहते हैं जीनोफोबिया। देखिए जीनो जो शब्द है इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू फॉरेनर्स या कोई डिफरेंट रीजन, जीनो। ठीक है, फोबिया मतलब डर, तो जो फॉरेनर्स हैं उनका डर। आजकल आप देख रहे हैं यूएस में हमको बहुत दिख रहा है, यहाँ पर एक्चुअली द हिंदू में यूज़ भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये यहाँ से शुरू करते हैं हम। एज बिफोर द फैक्ट दैट मल्टीपल स्टडीज ऑफ द डेमोग्राफिक्स ऑफ क्राइम सजेस्ट दैट इमिग्रेंट्स आर लेस लाइकली टू कमिट क्राइम्स दैन नेटिव बॉर्न अमेरिकन्स हैज़ नॉट डटर्ड हिम फ्रॉम मेकिंग सच जीनोफोबिक प्रपोजल्स। तो यहाँ पर किसी की बात कर रहे हैं, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक स्टडीज़ दिखा चुकी है यूएस में कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर के देश के लोग होते हैं, वो क्राइम कम कमिट करते हैं कंपेयर टू जो नेटिव बॉर्न अमेरिकन्स होते हैं, वहीं के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं। तब भी वो जीनोफोबिक प्रपोजल्स देते हैं कि ये जैसे अभी आपको बताइए कि वो मुस्लिम मैन की बात कर रहे थे अभी, और भी लग रहा है कि मेक्सिको के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी वॉल बना देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? फॉरेनर्स का डर, आपसे जो अलग लोग हैं उनका डर। ठीक है, इसको कहते हैं जीनोफोबिया। देखिए हिटलर यूज्ड दोज 1936 ओलंपिक्स टू फैन जीनोफोबिया एंड नेशनलिज्म लीडिंग अल्टीमेटली टू वर्ल्ड वॉर। अब देखिए हिटलर ने भी जीनोफोबिया ही प्रमोट किया था। वो कहते रहे आर्यन रेस, जो ये ब्लॉन्ड बाल वाले लोग होते हैं, नीली आंखों वाले, कहते हैं वो सुपीरियर रेस है, बाकी सारे जो फॉरेनर्स हैं उनसे नफरत करते थे और वो उनको दूर भी रखना चाहते थे। तो वो क्या था? जीनोफोबिया प्रमोट कर रहे थे, फैन कर रहे थे, फैला रहे थे। ठीक है, ये 1936 ओलंपिक्स बर्लिन में हुए थे, वो हिस्ट्री का अलग से है। तो यहाँ पर एक और अलग सेंटेंस है, माई डॉग जीनोफोबिया। कुत्ते का भी जीनोफोबिया होता है जब बिना बात पे किसी की तरफ भौंक रहा होता है। तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिनके बारे में उसको पता नहीं होता, जिससे वो फेमिलियर नहीं होता, उनकी तरफ वो भौंकता रहता है।
तो कुत्ते का भी जीनोफोबिया हो सकता है, ठीक है। तो आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन में आने की वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, जीनोफोबिया। देखिए अगला शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लस्टर, क्रिया है। पहले ज़रा देखते हैं द हिंदू में यूज़ कैसे कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में यूज़ किया है यहाँ पे। इट इज़ हार्ड टू डिस्टिंग्विश हाउ मच ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स अटैक ऑन द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम विच ही ब्लेम्स फॉर टेकिंग अवे अमेरिकन जॉब्स इज ब्लस्टर एंड हाउ मच पोर्टेंट्स, ये भी अभी बताऊँगा, अलग स्लाइड है इसके लिए। एक्चुअल पॉलिसी चेंज। तो देखिए ब्लस्टर होता है एक ऐसी बात, एक बहुत ही जोर शोर से बात करना एरोगेंट वे में और धमकियाँ देना। यहाँ पे एक प्राइम एग्जांपल है, दिस पर्सन इज़ ब्लस्टरिंग। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात करी है काफ़ी बार कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमेरिका से बाहर जो कंपनीज उनकी फैक्ट्री सेटअप कर रही है बिकॉज ऑफ चीप लेबर, उसकी वजह से अमेरिका में जॉब्स कम हो रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि ये जो बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं इसमें से ब्लस्टर कितना है और एक्चुअली में ये पॉलिसी चेंज लाने भी वाले हैं इस पर या नहीं, ठीक है। तो बोल तो रहे हैं कि जॉब जा रही हैं वगैरह, मगर क्या सही में कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे कंपनीज बाहर ना जा सके, ठीक है। सो ये या ब्लस्टर है या एक्चुअल में कुछ करेंगे उस पर। तो इस पर सेंटेंस भी बन सकता है, द बुली इन आवर क्लास ब्रैग्स एंड ब्लस्टर्स बट रेयरली डज व्हाट ही सेज ही विल डू। बुली होता है जो दूसरों को, जो कमज़ोर होते हैं उससे उन पे हावी होने की कोशिश करता है, बुली। तो जो बुली है हमारी क्लास का वो ज़्यादातर ब्रैग करता रहता है और ब्लस्टर करता रहता है, थ्रेट्स देता रहता है जोर जोर से एरोगेंट वे में, मगर ज़्यादातर करता कुछ नहीं है कि जरा मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे मार दूंगा, मगर कुछ करता नहीं है, बस ब्लस्टर करता रहता है। तो याद रखिएगा ब्लस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए अगला शब्द है पोर्टेंड। पहले यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था, इज ब्लस्टर एंड हाउ मच पोर्टेंड्स एक्चुअल पॉलिसी चेंज। पोर्टेंड होता है एक साइन या एक लक्षण कह लीजिए किसी ऐसी चीज़ का, कोई बहुत ही बड़ी या कोई बहुत ही यहाँ पे जो ये वर्ड है क्लेमेटियस, इसका मतलब होता है क्लैमिटी से। क्लैमिटी आपको पता है कोई विपदा, कोई बहुत ही बड़ी एक डिज़ास्टर कह लीजिए। तो एक साइन होना उसका कि कोई बहुत ही या तो बहुत ही मोमेंटस, एक बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है या एक बहुत ही डिज़ास्टरस सी चीज़ होने वाली है, उसका एक साइन, एक वार्निंग। अच्छा इसको यूज़ कैसे करते हैं उससे सब समझ में आ जाएगा। द रिट्रीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वन आफ्टर अनदर पोर्टेंड्स बैड डेज फॉर द कॉमन मैन। तो जब सरकार एक तरीके से जरा इंडिया में हो रहा है डाउन साइजिंग कर रही है अपनी, जो भी है, एक तो सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, उसके अलावा सरकार जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज़ को दे रही है, तो इससे एक साइन, एक वार्निंग से मिलती है कि जो आम आदमी है उसके लिए बुरे दिन आने वाले हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कुछ कल्चर्स में एक्लिप्स आपको पता है, जब जो सूर्य होता है उसके सामने चांद आ जाता है, तो जब ये होता है एक्लिप्स होता है तो उनको लगता है कि कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन सम कल्चर्स द एक्लिप्सेस पोर्टेंड सम मेजर इवेंट्स। तो एक साइन या एक वार्निंग होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगला शब्द है अनफैथमेबल। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो इंडिया आई हुई हैं, उन्होंने लिखा है जो रिसेंटली आपको पता है 2 इंजीनियर्स पे अटैक हुआ था कैंसस यूएसए में, तो उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि एक बहुत ही दुखद घटना थी और बहुत बड़ा शौक लगा इनको। और यहाँ पर कह रहे हैं माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज एज ए मदर ऑफ द अनफैथमेबल शॉक। तो कह रहे हैं कि सिंस जो लिख रही हैं यहाँ पे शी हर सेल्फ इज़ अ मदर, तो उनको अनफैथमेबल शॉक लगा। अनफैथमेबल होता है कि आप उसको समझ नहीं सकते, इतना एक आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑफकोर्स समझ नहीं सकते इतना, ऑफकोर्स यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, इतना बड़ा शॉक लगा कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो इंजीनियर की डेथ हुई वहाँ पे यूएसए में, काफ़ी एक सैड एक चीज़ थी, तो एक बहुत ही उनको अनफैथमेबल शॉक लगा। तो सेंटेंस भी बना सकते हैं हम इसका, द ह्यूमन टोल इन द डेवस्टेटिंग जापानीज अर्थक्वेक सीम्स ऑलमोस्ट अनफैथमेबल। तो जापान में एक अर्थक्वेक आया है अनफैथमेबल, उससे जो एक लॉस हुआ है ह्यूमन लाइफ का, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, समझ नहीं सकते आप, इतना गहरा है।
आप ये भी कह सकते हो आई फाइंड इट अनफैथमेबल दैट माई फ्रेंड वुड किल हिमसेल्फ ओवर अ फेल्ड रिलेशनशिप। मुझे समझ नहीं पा रहा कि कैसे एक फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से कोई अपने आप को मार सकता है। अच्छा देखिए, अनफैथमेबल का उल्टा क्या होगा? सीधी सी बात है, जो आप समझ सकते हो, समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड, आप मेजर कर सकते हो या आप फैथोम कर सकते हो। ठीक है, सो याद रखिएगा, अनफैथमेबल भी आजकल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आ रहा है। समझ लेंगे तो कभी आपको कोई पैसेज वगैरह पढ़ने में आपको आसानी होगी, जल्दी समझ जाओगे आप। देखिए अगला शब्द है आइडेलिक। एक एडजेक्टिव है, खूबसूरत एडजेक्टिव है। खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इसका मतलब भी खूबसूरत है। कोई भी चीज़ जो बहुत ही प्लेजेंट हो, खूबसूरत हो, मतलब खुश कर दे आपको, आप जिसको आप इंजॉय कर रहे हो, वो आइडेलिक है। तो यहाँ पर वही आर्टिकल है जो मैं कह रहा था, जो लेडी कह रही थी मुझे बहुत दुख हुआ उस इंजीनियर की डेथ पे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस आइडेलिक ट्रिप, ये अभी रिसेंटली इंडिया आई हुई है, तो इंडिया में जो इनकी ट्रिप है कह रही हैं एक्सट्रीमली प्लेजेंट है, खूबसूरत है, पीसफुल है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठीक है, सो हम इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। गोवा इज़ एन होना चाहिए यहाँ पे, एन आइडेलिक प्लेस टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत ही एक आइडेलिक प्लेस है, खूबसूरत प्लेस है। आप ये भी कह सकते हो शी हैड एन आइडेलिक व्यू फ्रॉम द विंडो विच इंस्पायर्ड हर टू राइट मोर। सिंपल सेंटेंस है, तो याद रखिएगा आइडेलिक। ये वैसे मेरे ख्याल से एक बार देख के आप थोड़ा बहुत फैथ होम कर ही सकते हो कि इसका मतलब क्या है, मगर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस की वजह से, सो डोंट बी कंफ्यूज। इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए, आइडेलिक मतलब प्लेजेंट, ब्यूटीफुल, पीसफुल। अगला शब्द है बिगट। मुझे याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक किसी ने कमेंट सेक्शन में कुछ दिन पहले इसका मतलब पूछा भी था। देखिए इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अजीब से बिलीव्स हैं और जो दूसरे लोगों को नहीं पसंद करता, जिनके बिलीव्स उससे अलग हैं। ठीक है, सो कुछ हद तक आप जीनोफोबिक भी कह सकते हो। कोई आदमी जो जीनोफोबिक होता है वो बिगट भी होता है। ठीक है, तो पक्षपाती हो गया, हिंदी में आप कह सकते हो। तो यहाँ पर वही जो जिस सभी आर्टिकल की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पर ये जो कैंसस में जो डेथ हुई है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ओनली टू बी किल्ड बाय अ क्रेज बिगट। तो आपको पता है यूएस में जिसने मारा था उनको, वो एक बिगट था, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव थे। वो मानता रहा कि यूएसए में सिर्फ वाइट लोग ही रह सकते हैं और बाहर के जो लोग हैं वो बिलोंग नहीं करते यहाँ पे, तभी उसने गोली चला दी उन पर। बिगट, एक बिगटेड सोच थी उसकी। तो हम यहाँ पे सेंटेंस में भी बना सकते हैं इसको, मैनी कंसिडर ट्रम्प सपोर्टर्स टू बी बिगट्स। यूएसए में काफ़ी लोग सपोर्ट मानते हैं कि जो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं लोग, वो बिगट्स हैं, पक्षपाती लोग होते हैं, दूसरों के जो बिलीव्स हैं उनकी रिस्पेक्ट इतनी नहीं करते। और आप ये भी कह सकते हो ही मेड अ बिगेटेड कमेंट ऑन द एशियन मैन्स ट्रेडिशनल क्लोथ्स। उसने एक अब देखिए कमेंट थी, कमेंट कैसी थी? बिगेटेड कमेंट थी, पक्षपाती सी, जिसमें वो किसी कोई एशिया का कोई आदमी था, उसकी ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स थे थोड़े अलग दिख रहे थे, तो उस पर उसने एक बिगेटेड कमेंट करी। देखिए आगे एक और हमारे पास ईडियम है, रूल द रूस्ट। देखिए रूल द रूस्ट का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल में होना, डिसीजन मेकर होना, एक तरीके से आप कह सकते हो डोमिनेट करना, शासन करना। तो यहाँ पर द हिंदू के स्पोर्ट्स सेक्शन में लिखा हुआ था अजगर मुस्तफ़ा रूल द रूस्ट। ये एक स्पोर्ट में काफ़ी इन्होंने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई, सो नाउ दे आर इन कंट्रोल। एक तरीके से आप कह सकते हो दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल। सेंटेंस बन सकता है इसका बहुत बढ़िया, डॉक्टर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई इन द इंटीरियर एरियाज क्वैक्स। देखो तो सेंटेंस सिंपल सा है कि जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, तो क्वैक्स होते हैं नीम हकीम, आई थिंक पता ही होगा आपको। तो क्वैक्स आर रूलिंग द रूस्ट। अब जब प्रॉपर डॉक्टर नहीं होगा तो वहाँ पे तो नीम हकीम ही डिसीजन मेकर होंगे, डोमिनेट कर रहे होंगे, शासन कर रहे होंगे, उन्हीं की चलेगी, लोग उन्हीं के पास आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रूल द रूस्ट, डोमिनेट करना, शासन करना। ओके देखिए आपके सामने एक MCQ है, स्पॉट द एरर। काफ़ी लोग चाह रहे थे स्पॉट द एरर भी करना चाहिए कभी कभी, सो लेट्स ट्राई दिस। आपके सामने ये सेंटेंस है, शालिनी हैज़ स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम इजंट इट। तो एक सिंपल सेंटेंस है, आपके सामने को बताना है कहाँ एरर है, अगर है या नहीं है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट करिए, डरिए मत। PDF में मैं इसका आंसर इंक्लूड करूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए अगला आप सबके लिए MCQ है, आंसर मैं बताऊंगा अभी। इसको प्रोनाउंस करते हैं नेव, के साइलेंट है,
आपको बताना है इसका मतलब क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, अटैम्प्ट करिए। ओके, होपफुली आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। देखिए इसका आंसर अ शार्प नाइफ बिल्कुल नहीं है, अ क्विक थिंकर बिल्कुल नहीं है, अ डिसऑनेस्ट मैन है। एक नेव होता है एक डिसऑनेस्ट मैन। हम इस पर सेंटेंस भी बना सकते हैं। सेंटेंस सबसे क्लियर हो जाता है, आई एम ग्लैड ही लेफ्ट द पार्टी एज ही इज़ सच अ नेव। मुझे बहुत खुशी है वो पार्टी से चला गया क्योंकि बड़ा ही डिसऑनेस्ट आदमी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेव मतलब डिसऑनेस्ट आदमी। यहाँ पर देखिए एक और स्पॉट दी एरर है। इसका भी आंसर जो है मैं नहीं बताऊंगा, आप अटैम्प्ट करिए। पीडीएफ में आंसर आपको इसका मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा, ट्राई करिए कैसा आपका जाता है। देयर आर मच इनकन्वीनियंसेस दैट हैव टू बी पुट अप विथ व्हेन यू आर कैंपिंग, सो डू योर बेस्ट, गुड लक। फाइनली आपके लिए एक और सिंपल सा एमसीक्यू है। सिंपल इसलिए क्योंकि आई थिंक एक वीडियो पहले ही हमने ये वर्ड डिस्कस किया था, ट्यूमुल्ट। आपको इसका सिनोनिम बताना है, तो अटैम्प्ट करिए। आई एम श्योर सबका ही सही जाएगा, नहीं जाता तो डोंट फील बैड अबाउट इट। गलती करके आपको याद करने में आसानी होगी उल्टा। सो अटैम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। और अब चलते हैं टास्क ऑफ द डे की तरफ। एंड फाइनली टास्क ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू, आपको सेंटेंस बनाने हैं इन दो शब्दों पर, नेव और जीनोफोबिया। जीनोफोबिक पर भी बना सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे क्रिएटिव सेंटेंसेस बनाइएगा। होपफुली बाकी लोगों को भी आपके सेंटेंसेस अच्छे लगेंगे एंड दे विल बी इंस्पायर्ड। सो गुड लक विद दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो।